हेलो फ्रेंड्स, हम भारत के भूगोल में 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम 5 लेक्चर जो दिए हैं उसमें हम भारत की स्थिति एवं महत्व के लेके चर्चा किया गया है। और उन 5 लेक्चर को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जिनकी लिंक वहां से आपको मिल जाएगी, और जाके आप उन 5 वीडियो को देखिए और आप वहां से परीक्षा की दृष्टि से सारे महत्वपूर्ण तथ्य आप वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएंगे। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो भारत के भौतिक प्रदेश। अगर आप भारत के भौतिक प्रदेश की बात करें, भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश की बात करें तो भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। भारत के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है उत्तर पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदान। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदान, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदान। दूसरा है दक्षिणी पठारी क्षेत्र। तीसरा आपका है तटीय मैदान। तटीय मैदान। और चौथा है मरुस्थल। तो भारत के भौतिक प्रदेश के आधार पे उसका 4 रूपों में वर्गीकरण किया गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, तटीय मैदान और मरुस्थल। तटीय मैदान एवं इसमें आप एवं द्वीप, ठीक है ना, और द्वीपों की बात करेंगे तो इसमें हम भारत में जो पर्वत स्थित हैं उनकी चर्चा करेंगे। मैदान, जो भारत में मैदान है उनकी चर्चा करेंगे। दक्षिणी पठारी क्षेत्र की बात करेंगे, भारत के कौन कौन से प्रमुख पठार हैं उनकी चर्चा करेंगे। और तटीय मैदान एवं द्वीप की चर्चा करेंगे, और साथ में हम मरुस्थल की चर्चा करेंगे। तो हम एक ग्राफ के माध्यम से जानते हैं कि भारत में कौन से तटीय क्षेत्र हैं, कौन से पर्वतीय क्षेत्र हैं, और बड़ा बना दिए क्या। अगर हम बात करें तो भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और जो मैदानी क्षेत्र है, अगर हम यहाँ से इसे पठारी क्षेत्र कर देते हैं
तो ये आपका दक्षिणी पठारी भाग हो जाएगा। और इधर आपका ये यहाँ से सारे क्षेत्र जो हो जाएंगे मैदानी क्षेत्र हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये सारे क्षेत्र कैसे हो जाएंगे? मैदानी क्षेत्र हो जाएंगे। और ये मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपके मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएंगे। मरुस्थलीय क्षेत्र। और ये आपके जो क्षेत्र होंगे ये तटीय मैदानी क्षेत्र हो जाएंगे। तटीय मैदानी क्षेत्र, ये भी आपका जो है तटीय मैदानी क्षेत्र। तटीय मैदानी क्षेत्र। और ये आपका उत्तर का मैदान हो जाएगा। उत्तर का मैदान। और ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो हो जाएगा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि आपका यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद में हिमालय की पर्वत श्रेणी इस तरह से टूटी फूटी है, तो यहाँ भी पर्वतीय क्षेत्र मिलेगा। और यहाँ पे पठार स्थित है, तो ये पूर्वी पठार हो जाएगा। तो इस तरह से हम भारत पर हम देख सकते हैं कि उत्तर पर्वतीय मैदान कहाँ पे स्थित है, उत्तर का मैदान कहाँ पर स्थित है। ये सारे क्षेत्र जो आपको दिख रहे हैं ये उत्तर के मैदान हैं, जो भारत की नदियों के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। ये भारत का मरुस्थल है। ये क्षेत्र यहाँ से लेके इतना सारा जो है वो भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है। अगर यहाँ से हम यहाँ तक की बात करें तो ये आपका भारत का तटीय मैदान का क्षेत्र है। इधर भी भारत का ये तटीय मैदान। अगर हम यहाँ से ये बात करें तो ये दक्षिण का पठार, दक्षिण का ये पठारी क्षेत्र है। तो इस तरह से हम भारत पे देख सकते हैं कि भारत का पठार कहाँ पे स्थित है, मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, और मैदान कहाँ पे स्थित है, और पर्वतीय क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं, हमारे परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले पर्वत के बारे में। पर्वत किन्हें कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, संरचना हम बना देते हैं। इस संरचना बना देते हैं। तो पर्वत क्या क्या, इसमें हम क्या क्या देखेंगे? पर्वत, पहाड़ी, पठार, पर्वत, पठारी, पहाड़ी, पठार और मैदान। ठीक है ना, पर्वत, पहाड़ी, पठार और मैदान। अगर हम इनकी बात करें तो 1000 पर्वत की बात करें अगर हम सर्वप्रथम, तो पर्वत में जो ऊंचाई होती है वो कम से कम 1000, यानी 1000 से अधिक, 1000 मीटर से अधिक ऊंचे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। और पर्वत की ऊंचाई अधिकतम कम से कम 1000 होती है, अधिकतम आप जानते हो
कि हमारे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850 मीटर। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, और वो किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला पे। और चोटी कैसी होती है, चोटी जो होती है नुकीली होती है। चोटी कैसी होती है, नुकीली होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी चोटी कैसी होती है, नुकीली होती है। और ढाल जो होता है वो कैसा होता है, ढाल जो होगा वो तीव्र होगा। ठीक है ना। तो पर्वत किन्हें कहते हैं, पर्वत जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होती है, चोटी तीव्र होती है, और ढाल कैसा होता है, तीव्र होता है। चोटी नुकीली होती है और ढाल कैसा होता है, तीव्र होता है। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है पर्वत। अब हम बात करते हैं पहाड़ी की, कि पहाड़ी किन्हें कहते हैं। पहाड़ी, तो पहाड़ी की जो ऊंचाई अगर बात करें तो 800 से 1000 मीटर, 800 से 1000 मीटर ऊंची जो ऊंचाई जिनकी होती है उन्हें कहा जाता है पहाड़ी। तो ध्यान रखिएगा। और इनकी भी जो चोटी होती है वो नुकीली होती है, और ढाल जो होता है वो तीव्र होता है। ठीक है ना। और तीसरी बात करते हैं पठार की। तो ध्यान रखिएगा, पठार में क्या होता है, पठार की जो ऊंचाई होती है, अगर ऊंचाई की बात करें तो 500 से 800 मीटर। पठार की जो ऊंचाई होती है कितनी होती है, 500 से 800 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। और जो इसका शीर्ष होता है, शीर्ष कैसा होगा, ऊबड़ खाबड़ होगा। शीर्ष कैसा होगा, ऊबड़ खाबड़। ठीक है ना। तो अगर इसकी शीर्ष की बात करेंगे, ऊबड़ खाबड़, ऊंचाई 500 से 800 मीटर, अधिकतम 800 मीटर ऊंचाई इसकी होगी। अब बात करेंगे हम मैदान की। मैदान की जो अधिकतम ऊंचाई होती है वो 200 मीटर। अगर मैदान की ऊंचाई की बात करें अधिकतम तो 200 मीटर ऊंचा होता है। और जो इसका शीर्ष होता है वो कैसा होता है, मैदान का जो शीर्ष होता है समतल होता है। तो इस तरह से हमने पर्वत, पहाड़ी, पठार और मैदान, इनकी हमने चर्चा की। पहाड़ी पर्वत किन्हें कहेंगे, जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होगी, शीर्ष कैसा होगा, नकीला होगा, और ढाल कैसा होगा, तीव्र होगा, उन्हें क्या कहेंगे, पर्वत। और जिनकी ऊंचाई 800 से 1000 मीटर के मध्य में होगी तो उन्हें क्या कहेंगे हम, पहाड़ी। और उसके बाद हम बात करते हैं पठार की। तो पठार की ऊंचाई अधिकतम कितनी होगी, तो 500 से 800 मीटर के मध्य इसकी ऊंचाई होती है। और जो इसका शीर्ष भाग होता है ऊबड़ खाबड़ होता है। मैदान की बात करें तो मैदान की ऊंचाई जो होती है अधिकतम 200 मीटर, और इसका जो शीर्ष भाग होता है वो कैसा होता है, वो समतल होता है। तो हमने इस संरचना के माध्यम से देखा, आपका सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है वो है पर्वत। फिर ऊंचा जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, ये क्षेत्र आपका पर्वत, ये क्षेत्र आपकी पहाड़ी, और ये उबड़ खाबड़ क्षेत्र जो है ये मैदान हो गया। और ये जो क्षेत्र है समतल क्षेत्र, ये पठार हो गया, उबड़ खाबड़ क्षेत्र, और ये हो जाएगा मैदान। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऊंचाई अधिक 1000 मीटर से अधिक, यहाँ पे ऊंचाई कितना, 800 से 1000 मीटर, और यहाँ पे ऊंचाई कितना, लगभग 500 मीटर, और यहाँ पे ऊंचाई क्या हो जाएगी, 200 मीटर। ठीक है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये हमारा परिचय हो गया पर्वत, पहाड़ी, पठार और मैदान के बारे में। चलिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की बात करें।
उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो संरचना है उसे कहा जाता है हिमालय। उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो संरचना है उसे क्या कहा जाता है? हिमालय। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हमको क्या पढ़ना है? हिमालय पढ़ना है। तो हिमालय को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले इसके उत्पत्ति की बात करते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हिमालय की उत्पत्ति, ठीक है, तो बहुत प्राचीन समय में बात करें तो पृथ्वी पर केवल दो ही भाग हुआ करता था, एक जलमंडल और दूसरा स्थल मंडल। ये जलमंडल का भाग था और जलमंडल के उत्तर और दक्षिण में जो था वो स्थल मंडल था। क्या था? स्थल मंडल। तो और ये आपका जलमंडल। तो पृथ्वी की जो संरचना पहले थी उस पर दो भाग था, एक था जलमंडल और दूसरा था क्या था? स्थल मंडल। तो ध्यान रखिएगा, स्थल मंडल को प्राचीन समय में किस नाम से पुकारा जाता था? स्थल मंडल को प्राचीन समय में अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? अंगारा लैंड के नाम से। तो ऊपरी स्थल, ये देखिएगा, उत्तरी जो जलमंडल के ऊपर का भाग था उसे उत्तरी स्थल मंडल, और उत्तरी स्थल मंडल को क्या कहा जाता था? अंगारा लैंड। और जो जलमंडल के दक्षिण में स्थित स्थल था उसे क्या कहा जाता था? दक्षिणी स्थल। और इस दक्षिणी स्थल मंडल को क्या नाम दिया गया? गोंडवाना लैंड। क्या नाम दिया गया? गोंडवाना लैंड। तो ध्यान रखिएगा, जलमंडल के ऊपर का जो स्थल मंडल क्षेत्र था, स्थलीय क्षेत्र था, उसे नाम दिया गया प्राचीन समय में, किस नाम से पुकारा जाता था? अंगारा लैंड। और जलमंडल के दक्षिण में से जो क्षेत्र है उसे किस नाम से पुकारा जाता था? गोंडवाना लैंड। हमारे भारत का जो दक्षिणी भाग है, यानी प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र है, वो अंगारा लैंड का ही भाग है। तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है हमारा प्रायद्वीपीय भारत जो है उसे प्राचीन समय में किस भूखंड का भाग है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। अब आगे हम बात करें जी, स्थल मंडल के अलावा जो जलमंडल था, जलमंडल, इसे प्राचीन समय में पैंजिया के नाम से पुकारा जाता था। तो ध्यान रखना, हमारा जो जलमंडल है प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो पैंजिया के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट तत्व हैं। इसके आगे हम चर्चा करें तो इस जो जल भाग था इसी को क्या कहा जाता था? प्राचीन, यहाँ पे जो उथलस भाग था उसे कहा जाता था भूसन्नत। क्या नाम दिया गया था इसे? भूसन्नत। तो अगर हम हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करें तो दो सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो कोबर की भूसन्नत, दो सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है कोबर की भूसन्नत का सिद्धांत। कोबर की भूसन्नति का सिद्धांत, और दूसरा हेरी हैस का प्लेट विवर्तनिक, तो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत
सर्वाधिक मान्य है वो कोबर की भूसन्नति का सिद्धांत और हैरी हेस का प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जहाँ पे हिमालय है, कोबर की भूसन्नति की बात करें, कोबर की भूसन्नति, कोबर की भूसन्नति। तो कोबर जी ने बताया कि जहाँ पर हिमालय स्थित है, जहाँ पर आज हिमालय स्थित है, वहाँ पर पहले भूसन्नति टेथिस, ध्यान रखिए कौन सी, टेथिस भूसन्नति, टेथिस भूसन्नति। भूसन्नति का मतलब कि समुद्र का ऐसा भाग जो उथला समुद्र का भाग, समुद्री भाग, यानी जहाँ पर बहुत गहराई ना हो, उसी को कहा जाता था भूसन्नति। तो जहाँ पे आज हिमालय का निर्माण हुआ है, प्राचीन समय में वहाँ पे भूसन्नति टेथिस भूसन्नति स्थित थी। चल नहीं रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कोबर भूगर्भशास्त्री ने अपने सिद्धांत में बताया कि आज जहां हमारा हिमालय स्थित है, वहां पे पहले टेथिस भूसन्नति हुआ करती थी। और टेथिस भूसन्नतियों में क्या हुआ कि बताया जा रहा कि जैसे ये क्षेत्र जो है, यहाँ पे प्राचीन समय में जो पूर्ववर्ती नदियां हैं, जैसे आपका है सिंधु सतलज, सिंधु सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये उत्तर की नदियां। और दक्षिण की नदियों में हम बात करें तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन। तो दक्षिण की जो नदियां हैं, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, ये सारी नदियां, और उत्तर की ये तो दक्षिण की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय पठार से जो निकलती थी वो नदियां, और सिंध नदी, सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र जो उत्तर के क्षेत्र में प्रवाहित होती थी, ये नदियां ये टेथिस भूसन्नति में अपना जल गिराती थी। ध्यान रखिएगा, इन नदियों के द्वारा, ठीक है, जो टेथिस भूसन्नति थी, यहाँ पे इन नदियों के द्वारा जल गिराया जाता था। और नदियाँ अपने द्वारा अवसाद को बहा कर लाती हैं। अवसाद मतलब मट्टी, कंकड़, पत्थर, इन सभी को नदियाँ क्या करके अपने साथ बहा कर लाती थी, और बहा कर लाकर ये जमा करती थी कहाँ पर, टेथिस भूसन्नति में। तो बताया जाता है कि इन्हीं अवसादों के निरंतर जमा होने के कारण कई करोड़ वर्षों के पश्चात, ऐसा एक दो दिन में नहीं हुआ, ऐसा बहुत ही समय बीत गया, कई करोड़ वर्ष लग गए। इसमें क्या हुआ कि बताया जाता है कि इन्हीं नदियों के द्वारा जो अवसाद जमा किया गया, इन्हीं नदियों के द्वारा जो अवसाद जमा किया गया, उसमें अधिक ताप और दाब पड़ने के कारण, अधिक ताप और दाब पड़ने के कारण इन अवसादों में क्या हुआ, वलन पड़ गया। क्या पड़ा, वलन पड़ा। वलन पड़ने से ही किसकी उत्पत्ति हुई, वलन पड़ने से ही हिमालय की उत्पत्ति हुई। वलन पड़ने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो इम्पोर्टेंट तत्व है कि हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में कोबर की भूसन्नति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने बताया कि नदियों के द्वारा टेथिस भूसन्नति में अवसाद जमा होने से उन पे अधिक ताप और दाब पड़ने के कारण ही क्या हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो इम्पोर्टेंट तत्व है। इसके अलावा हैरी हेस ने भी अपना एक सिद्धांत दिया जिसे कहा गया प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। हैरी हेस ने एक सिद्धांत दिया
जिसे क्या कहा गया? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। हेरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि जहां पर टेथिस भूसन्नति स्थित थी उसमें क्या हुआ, इस तरह से मानिएगा कि ये टेथिस भूसन्नति है। टेथिस भूसन्नति में इन्होंने बताया कि इसमें टेथिस भूसन्नति के दक्षिण में भारतीय प्लेट, इसको मान लेते हैं भारतीय प्लेट, और इसके उत्तर में स्थित थी यूरेशियन प्लेट। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कई करोड़ के मूव होने से, ठीक है, दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर मूव हुई और मूव करते करते ये एक क्या हुई, आकर एक दूसरे से मूव करते करते आकर एक दूसरे से क्या हुई, सट गई। ठीक है, आके एक दूसरे से क्या हुई, सट गई। और इनके मध्य जो अवसाद पर अधिक दाब, इनके मध्य जो अवसाद स्थित था उस पर क्या हुआ, अधिक दाब पड़ा। अधिक दाब पड़ने के कारण क्या हुआ, उन अवसादों में क्या हो गया, वलन पड़ गया। ध्यान रखिएगा, क्या पड़ा, वलन पड़ गया, और जिससे क्या हुई, हिमालय की उत्पत्ति हुई। हिमालय की उत्पत्ति। तो इन्होंने बताया प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में क्या बताया गया कि टेथिस भूसन्नति के उत्तर में यूरेशियन प्लेट और दक्षिण में भारतीय प्लेट जब एक दूसरे की ओर मूव हुई, एक दूसरे की ओर गति की और कई करोड़ वर्षों के पश्चात एक दूसरे से टकराई, एक दूसरे से क्या हुई, टकराई, और एक दूसरे के टकराने से जो इनके मध्य जो अवसाद पड़ा उस आया, उनमें अधिक दाब पड़ा, और अधिक दाब पड़ने के कारण क्या हुआ, वलन पड़ गया, और वलन पड़ने के कारण ही क्या हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से कोबर की भूसन्नति के अनुसार, ठीक है, नदियों के द्वारा अवसाद जमा किया गया, जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे उन अवसादों में अधिक दाब और ताप पड़ने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के मध्य आपस में टकराने से, उसके जो टकराने के कारण जो कठोर या चट्टानी भाग था उसमें वलन पड़ा, जिससे क्या हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो ये संदर्भ है हमारे हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित। चलिए अब बात करें हिमालय की उत्पत्ति संबंधित। तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो ध्यान रखिएगा, मोड़दार। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, या इसी को वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। वलित पर्वत। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, मोड़दार पर्वत है और वलित पर्वत है। और अगर उत्पत्ति की बात करें तो जो हिमालय की उत्पत्ति हुई वो सेनोजोइक कल्प में हुई। समय अगर बात करें कि किस काल में हुई, तो सेनोजोइक। उत्पत्ति की बात करें तो सेनोजोइक कल्प में हिमालय की उत्पत्ति हुई। और हिमालय जो है वो विश्व का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत भी है। ध्यान रखिएगा, विश्व का सर्वोच्च, हिमालय जो है विश्व का सर्वोच्च
ऊंचा पर्वत है। यानी विश्व की सबसे ऊंची जो चोटियां पाई जाती हैं वो हिमालय पर ही पाई जाती हैं। महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस पर्वत पर स्थित हैं, तो आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत पर स्थित है। तो इसके अलावा ये किन प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, तो ये अवसादी चट्टानों से निर्मित हैं। ध्यान रखिएगा किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, तो अवसादी चट्टानों से निर्मित है। ये हमारे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ईंधन की प्राप्ति भी होती है यहाँ से। ईंधन की प्राप्ति होती है। ईंधन में जैसे कोयला हो गया, कोयला और एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है। एंथ्रासाइट कोयला इन्हीं अवसादी चट्टानों से के मध्य पाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट तत्व है हमारे हिमालय की उत्पत्ति से संदर्भ में।